नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। जैसे जैसे 2024 का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि अगर आप इन हमलों को देखेंगे तो एक पैटर्न जो है ना, वो हमेशा से नजर आया है कि हर संसद सत्र पर एक हंगामा शुरू होता है, एक मुद्दा उठता है और पूरा संसद सत्र जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है। और इस बार भी कमोबेश वही हो रहा है। ये जो नया नया इंडिया अलायंस बना है विपक्ष का, उसने संसद का सत्र अभी तक चलने ही नहीं दिया। बॉस, चौथा 3-4 दिन बर्बाद हो गए और अभी तक संसद में कोई काम ढंग से हो नहीं पाया। और क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उन्हें सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान चाहिए। किस पर? मणिपुर के मुद्दे। उससे नीचे वो बात करने को तैयार नहीं है कि भाई नहीं बोलेंगे तो प्रधानमंत्री बोले। अच्छा, पहले बोले कि पीएम बोलते ही नहीं है मणिपुर पर। अरे पीएम तो बोल नहीं रहे। जैसे ही संसद का सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री ने सबसे पहले मणिपुर पर अपनी बात रखी। आपको याद होगा कि वो जब संसद सत्र शुरू हो रहा था उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री बाहर संसद के खड़े होकर और उन्होंने मणिपुर पर अपना बयान दिया। बहुत महत्वपूर्ण बयान दिया। एक बार जल्दी से आपको वो बयान याद दिला देता हूं कि पीएम ने क्या कहा था मणिपुर पर, फिर आगे की बात बता। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्मा, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। अब जब पीएम मणिपुर पर बोल दिए कि भाई इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उसके बाद से 7 लोग अरेस्ट हो चुके, आरोपियों के घर जला दिए गए और वहां पे कड़ा एक्शन हो रहा है, तो मुद्दा यह बना लिया गया कि पीएम संसद के अंदर तो नहीं बोले, ये तो संसद के बाहर बोले, अंदर क्यों नहीं बोले। हालांकि मामला जिस विभाग का होता है उसका मंत्री जवाब दे, ये परंपरा रही है, संसदीय परंपरा। और चूंकि मसला मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर का है, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह कल खुद कह चुके कि वो बयान देने को तैयार है, सरकार चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष का रिकॉर्ड अटका हुआ है कि नहीं, बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे, हमको तो नरेंद्र मोदी को सुनना है। क्योंकि उनको यह लगता है कि नरेंद्र मोदी से हमने बुलवा दिया, देखो नरेंद्र मोदी को हमने मजबूर कर दिया, देखो नरेंद्र मोदी ये बोले वो बोले। उनको उससे मतलब है, उनको मतलब ही नहीं है कि मणिपुर पे क्या हो रहा है, मणिपुर पे सरकार क्या कर रही है, अभी क्या हालत है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। मैंने आपको पहले भी बोला, जो लोग बंगाल पे चुप रहते हैं, राजस्थान पे चुप रहते हैं, आंध्र प्रदेश में दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाए तो चुप रहते हैं, मध्य प्रदेश में हंगामा करते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़की के साथ कुछ हो जाए तो वहां दौड़े दौड़े चले जाते हैं, बंगाल में जाने को तैयार नहीं। उनको आपके दर्द से कोई मतलब नहीं, उनको सीधा सीधा मतलब यह कि कौन सा मुद्दा नरेंद्र मोदी को घेरने के काम आ सकता है। और इसलिए वो मणिपुर पर इतनी चिंता जताए कि नहीं बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे और हम उनको ही सुनेंगे। हालांकि आज पीएम बोले भी, लेकिन बीजेपी के संसदीय दल की बैठक में बोले और वहां पर विपक्ष को लेकर पीएम ने बहुत तीखा हमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे सीधे विपक्ष का ये जो नया इंडिया बना है उसको खारिज किया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, कि जो लोग सत्ता चाहते हैं और देश को तोड़ना चाहते हैं वो ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसा नाम रख रहे हैं, इनमें भी इंडिया आता है।
पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, वो पीएफआई नहीं है, उसमें भी इंडिया आता है, लेकिन लोग इससे गुमराह नहीं होंगे, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यानी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के इंडिया नाम की एक झटके में हवा निकाला। भाई वो सीधा कह रहे हैं ना कि इंडिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी लगा हुआ था, तो क्या वो इंडिया का भला सोच कर आई थी क्या, या इंडिया का भला कर रही थी? इंडियन मुजाहिदीन जैसा आतंकी संगठन अगर नाम में इंडिया या इंडियन लगा ले तो वो इंडिया का भला सोचने वाला हो जाएगा क्या? पीएफआई में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसमें इंडिया लगा हुआ है, तो पीएफआई क्या इंडिया के लिए सोच रहा है क्या? इसी तरह से उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष अपने नाम में इंडिया लगा लेगा तो वो इंडिया के लिए भला सोचने वाला हो जाएगा क्या? उनके जो विरोधाभास हैं, उनका जो डबल स्टैंडर्ड है, वो दुनिया को, देश को नजर नहीं आएगा क्या? अच्छा, प्रधानमंत्री इतने पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि आज का विपक्ष डायरेक्शनलेस यानी दिशाहीन है और उसने मन बना लिया है कि उसे सालों तक विपक्ष में बैठे। मतलब वो ये कह रहे हैं कि विपक्ष अपने कर्मों की वजह से ऐसा लग रहा है कि विपक्ष में ही बैठा है। हालांकि विपक्ष के पास भी पीएम के इस बयान का कोई जवाब ऐसे नजर नहीं आया और इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अगर कुछ कह भी पाए तो सिर्फ इतना कि पीएम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, हमें मणिपुर पर चर्चा चाहिए। हालांकि सरकार बार बार कह रही है सरकार कि वो चर्चा के लिए तैयार भी है, लेकिन एक और अड़ंगा लगाया जा रहा है कि रूल 176 नहीं बल्कि रूल 267 के तहत चर्चा होनी चाहिए। अब दोनों नियम क्या, आपको पहले वो भी समझा देता हूं। रूल 176 के तहत चर्चा में सीमित समय के लिए चर्चा होती है, जबकि रूल 267 के तहत लंबी और असीमित चर्चा का प्रावधान। दूसरा अंतर यह है कि रूल 267 के तहत अगर सभापति की मंजूरी मिल जाए तो उसके बाद वोटिंग कराई जा सकती। अब सरकार ये कह रही है, सरकार का सिर्फ इतना कहना है कि महत्वपूर्ण बिलों पर भी चर्चा होनी है। कुछ सांसद राजस्थान और बंगाल पर भी चर्चा चाहते हैं। गृह मंत्री मणिपुर पर बयान देने को तैयार ही है, तो रूल 176 के तहत चर्चा कर लीजिए, लेकिन विपक्ष को यह भी मंजूर नहीं। उनके कई बार ऐसा लगता है जैसे ईगो का प्रश्न बन गया कि भाई हमको तो ये करना है तो करना है और हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए। कुछ खबरें तो ऐसी हैं कि विपक्ष में ही कुछ दल चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कुछ ने रास्ता रोक रखा। इतना ही नहीं, मायावती की बीएसपी तो यहां तक कह रही है कि कुछ सांसद मिलकर बाकियों के मुद्दों को संसद में चर्चा से रोक रहे, रास्ता रोक रहे। यानी विपक्षी दल भी एकजुट नहीं है। ऐसे में नए नए बने इंडिया की छवि को और नुकसान हो रहा है। इंडिया के लिए पीएम मोदी को 2024 में जीत से रोकना ऐसे में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वैसे ही छवि की कोई बहुत अच्छी तो है नहीं। इंडिया में जो दल हैं उनकी छवि लोगों के बीच कैसी है वो आपको पता ही है। और अगर छवि की बात कर रहा हूं तो आप केजरीवाल जी की छवि देख लीजिए। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सरकार को लताड़ लगाई कि ये जो आरआरटीएस प्रोजेक्ट है रेल वाला, जो पब्लिक के लिए है, उसके लिए तुरंत पैसा दो। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बोला तो पैसा निकल आया, नहीं तो पैसा नहीं दे रहे थे, कहते थे हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, पैसा निकला भी क्यों? क्योंकि कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि एक साल में जितना एड पर तुम लोग खर्च करते हो उतना ही पैसा प्रोजेक्ट में लगाना है। तो या तो वो दे दो और नहीं तो हम एड के बजट का पैसा उधर लगवा देंगे। तो केजरीवाल जी को समझ में आ गया, अरे बाप रे, एड नहीं देंगे ऐसा कैसे चलेगा? तो उन्होंने बोला नहीं, हम पैसा देते हैं, कहीं से लाते हैं। तो जब कहीं से ला ही रहे थे तो पब्लिक के लिए पैसा लगा देते। अपने शीश महल के 45 करोड़ लगाने के लिए, 4-4 लाख का कमोड लगाने के लिए, 8-8 लाख का पर्दा लगाने के लिए पैसे की कमी नहीं पड़ी, और पब्लिक के प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए पैसा नहीं। ये इनकी छवि। उधर ममता बनर्जी की छवि अलग डैमेज हो रखी है। आप बंगाल का हाल देख लीजिए। विपक्ष और पिद्दी मीडिया भले ही चुप्पी साध लें, लेकिन देश तो देख रहा है ना जी कि बंगाल में क्या हो रहा है, क्या हुआ और क्या हो रहा है, ये देश देख रहा है। ऊपर से ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक भी खिसकता दिख रहा है। अभी हाल ही में कुछ उपचुनाव हुए जिसमें सागरदिघी सीट, जो 13 साल से टीएमसी कभी हारी नहीं, जहां 64% के करीब मुस्लिम आबादी, वहां उपचुनाव हुए तो अपनी जीती हुई सीट टीएमसी हार गई और कांग्रेस जीत गई। बाद में भले उन्होंने कांग्रेस का कैंडिडेट अपने में मिला लिया जीत के बाद, लेकिन 64% मुस्लिम आबादी वाली सीट पे ममता बनर्जी हार रही हैं। सोचिए कैसे उनसे मुस्लिम वोट बैंक चिटक रहा होगा। इसी तरह से बंगाल में मुस्लिम बहुल बालीगंज है, जहां 2021 में ममता बनर्जी की पार्टी को 70% वोट मिला, 70%। लेकिन जब 2022 में उपचुनाव हुए तो 20% वोट घट गया, 49-50% के आसपास वोट मिला। और फायदा किसको हुआ? लेफ्ट को हुआ, जिसका 5% से वोट शेयर बढ़ के सीधा 30% पे चला। अभी आप पंचायत चुनाव देख लीजिए, कई जगहों पर मुस्लिम वोट ममता बनर्जी की पार्टी से छिटक कर वो जो फुरफुरा शरीफ वाले पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ, उसके पास चला गया।
अब ऐसे में 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें ममता बनर्जी की पार्टी को करीब 80% मुस्लिम वोट मिला, यानी 10 मुसलमान में से 8 ममता बनर्जी की पार्टी को वोट दिया। तब भी बीजेपी 18 लोकसभा सीट जीत गई। और मुस्लिम वोट बैंक छिटकने पर ममता बनर्जी की पार्टी का क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा लीजिए। ऊपर से ममता बनर्जी तो लेफ्ट से कोई उम्मीद ही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सीपीएम पहले ही, जब इंडिया का वाला डिनर चल रहा था बेंगलुरु में, तभी वहां पर वो कह चुके कि बंगाल में बीजेपी और टीएमसी दोनों को हराने के लिए लेफ्ट उतरेगा। अच्छा, ये मसला सिर्फ लेफ्ट और टीएमसी का नहीं है, कांग्रेस का भी बुरा हाल है। इधर आम आदमी पार्टी इंडिया वाले उसमें मीटिंग में आकर फोटो खिंचवा रही है, और उधर अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह दी कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी सारी 230 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। यानी खुद अपना पैर पसारना नहीं छोड़ेंगे। और ये लोग इंडिया नाम की एक चीज बनाकर चाहते हैं कि कांग्रेस सिमट कर रहे थे, कांग्रेस अपनी कुर्बानी दे दे, लेकिन ये लोग हर जगह कांग्रेस को खत्म करते रहे। अब ये राहुल गांधी को नहीं दिखता है तो दोष कांग्रेस का है, केजरीवाल का नहीं है। लेकिन ऐसे में ये बिखरा हुआ इंडिया नरेंद्र मोदी को और मजबूत कर रहा है। ऊपर से उन पर लगने वाले झूठे आरोपों की पोल भी देर सवेर खुल जाती है। अब राहुल गांधी का एक और आरोप आपको याद दिलाता हूं, जब उन्होंने कह दिया था कि मोदी जी ने स्वदेशी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है HAL, उसको बर्बाद कर दिया। अब ये झूठ भी एक्सपोज हो गया जब आंकड़े आए कि HAL के शेयर पिछले 5 साल में 395%, मतलब करीब 400% HAL का शेयर टॉप पर चला गया। अब ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी ने HAL को डुबा दिया तो फिर आखिर उसके शेयर रॉकेट कैसे बने हुए बॉस? कोई डूबी हुई कंपनी में पैसा लगाता है? इसी तरह से बैंकों को डुबाने का आरोप लगाया, LIC को डुबाने का आरोप लगाया, वहां भी झूठ निकला। हर चीज बेच दिए हैं, वो झूठ निकला। पेगासस पे झूठ निकलकर सामने आ गया, राफेल वाला झूठ पकड़ा गया। तो इस तरह के जो झूठ जब जब एक्सपोज होते हैं तब तब नरेंद्र मोदी की सीटें ही बढ़ती। और ऐसे में अब नरेंद्र मोदी ने इंडिया बनाम NDA की लड़ाई को एक तरह से ईस्ट इंडिया बनाम भारत की लड़ाई जो थी आजादी वाली, उस तरह का बना दिया कि इस नए इंडिया को अब नई गति पकड़नी है। तो जैसे अंग्रेजों से मुक्ति चाहिए थी, वैसे ही ये नए भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप है, ये विपक्ष ने बनाई है, इससे मुक्ति चाहिए। तो पूरा नैरेटिव ही नरेंद्र मोदी ने चेंज कर दिया। ये जो इंडिया बनाकर सोच रहे थे कि जीतेगा भाई जीतेगा इंडिया के नारे लगेंगे, वो इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन में कन्वर्ट कर दिया नरेंद्र। अब इस पर पब्लिक की राय क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप भी बताइए इस पर आपकी राय क्या है। वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। नमस्कार।